हेलो एवरीवन। आज से मतलब आप से लेकर चलिए 7 से 8 दिन में हम फॉरेन एक्सप्रेशन एंड फॉरेन वर्ड सीखेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न्यूज़पेपर रीडिंग, वोकेबलरी बिल्डिंग, एग्जाम, कंटेंट क्रिएशन, टीचिंग, एडवांस इंग्लिश और खासकर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन करती हूँ उनको पता होना चाहिए क्योंकि ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 7 से 8 दिन में मैं आपके सारे फॉरेन वर्ड एंड एक्सप्रेशन खत्म करवा दूंगी जो भी इंपॉर्टेंट हैं और जो आपको देखने को मिलते हैं खासकर न्यूज़पेपर्स वगैरह में या एग्जाम्स वगैरह में। अच्छे से समझेंगे, अच्छे से सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है ऑल बी इट। ऑल बी इट, ALBEIT। ऑल बी इट जो है ये कंजंक्शन है। अगर आप इसका हिंदी अर्थ समझे तो इसे बोलते हैं यद्यपि, हालांकि, भले ही। ठीक है, तो ये जो है ना, इंट्रोड्यूस अ स्टेटमेंट दैट मेक्स द प्रीवियस स्टेटमेंट लेस स्ट्रॉन्ग और एड अ कॉन्ट्रास्ट। मतलब कि जैसे ये जो शब्द है ये कंजक्शन के तौर पर यूज करेंगे और इसका उपयोग किसी बात को स्वीकार करते हुए या उसके विपरीत एक सीमित करने वाली बात जैसे कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए किया जाता है। और इसका अर्थ जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो ना, ऑल्दो, दो, इवन दो के समान के सिमिलर होता है, लेकिन यह थोड़ा अधिक फॉर्मल वर्ड्स होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला, फॉरेन एक्सप्रेशन है, फॉरेन वर्ड्स है। जनरली आपको न्यूज़पेपर अच्छे अच्छे इंग्लिश आर्टिकल्स और फॉर्मल राइटिंग में देखने को मिलेगा। तो ऑल बीट क्या हुआ, यद्यपि, हालांकि, भले ही, ऑल्दो, दो, इवन दो, डिस्पाइट, द फैक्ट दैट। तो ये सारे इससे मिलते जुलते शब्द हो गए। ठीक है, जैसे कि अगर हमें बोलना हो हिज आर्ग्यूमेंट वॉज गुड ऑल बीट नॉट इंटायरली क्लियर। ठीक है, इसका अर्थ है कि उसका जो आर्ग्यूमेंट था, उसका जो तर्क था, अच्छा था, यद्यपि, ऑलवेट, पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, पूरी तरह क्लियर नहीं था। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टर। ऑल्टर ईगो भी फॉरेन एक्सप्रेशन वर्ड है, फॉरेन वर्ड है और इसका अर्थ होता है दूसरा रूप या दूसरा व्यक्तित्व। मैं अच्छे से आपको डिटेल में समझाती हूँ। पहले तो ये नाउन फ्रेज है ऑल्टर ईगो। इसका अर्थ देखिए, ऑल्टर, ALTER, ऑल्टर का अर्थ होता है दूसरा या परिवर्तित, चेंज किया हुआ। ईगो मतलब स्वयं या व्यक्तित्व, जैसे कहते हैं ना, मैं स्वयं वाला। तो दूसरा रूप, दूसरा व्यक्तित्व, हम शक्ल या हम सकल सा व्यक्तित्व जिसे आप बोलते हो। ठीक है, तो ऑल्टर ईगो किसी व्यक्ति के ऐसे दूसरे ऑल्टरनेट पर्सनालिटी या उसके ऐसे वर्जन को कहते हैं जो उसके सामान्य नॉर्मल बिहेवियर से थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा अलग होता है। या किसी के बहुत करीबी मित्र जैसे क्लोज फ्रेंड के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका अधिकतर, इसका जो अर्थ है व्यक्ति के दूसरे चेंज्ड बिहेवियर या दूसरे ऑल्टरनेट, जैसे कहते हैं ना, चेंज बिहेवियर या चेंज पर्सनालिटी से होता है। मतलब सेकंड सेल्फ बोल सकते हो, ऑल्टरनेट पर्सनालिटी बोल सकते हो, अदर सेल्फ, ये सारे इसके सिमिलर वर्ड्स हो गए। इंग्लिश में मीनिंग इसका समझे तो अ पर्सन्स सेकंड सेल्फ और एन ऑल्टरनेटिव पर्सनालिटी। एग्जाम्पल देखते हैं। द राइटर पोर्ट्रेट हिज ऑल्टर ईगो इन द स्टोरी। द राइटर पोर्ट्रेट हिज ऑल्टर ईगो इन द स्टोरी। लेखक ने अपने दूसरे व्यक्तित्व ऑल्टर ईगो को कहानी में दिखाया है, मतलब उसकी सेकंड पर्सनालिटी, उसकी दूसरी पर्सनालिटी को दिखाया है स्टोरी में। नेक्स्ट वन इज एड हॉक। एड हॉक जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब तरीके से यूज होगा। एड मतलब एडी का मतलब हो जाता है के लिए और HOC हॉक का मतलब हो जाता है यह। ठीक है, तो विशेष उद्देश्य के लिए, अस्थायी रूप से या जरूरत के अनुसार। एग्जाम्पल में हम समझ एग्जाम्पल लेकर हम अच्छे से समझेंगे। पहले में इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इंग्लिश में मीनिंग है क्रिएटेड और डन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और नॉट इंटेंडेड टू लास्ट लॉन्ग। एडहॉक का यूज जो है किसी ऐसे सिस्टम, व्यवस्था, किसी सीमित कमिटी, समिति, किसी निर्णय या कार्य के लिए किया जाता है, कार्य के लिए यूज होता है जो किसी स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए टेम्पररी रूप से बनाई गई हो। जब काम पूरा हो जाए तो वह व्यवस्था अक्सर एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो एडहॉक का अर्थ समझ में आया, किसी विशेष उद्देश्य के लिए, अस्थायी रूप से, टेम्पररी रूप से या जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। द गवर्नमेंट मेड एन एडहॉक अरेंजमेंट टू हैंडल द मैटर। सरकार ने मामले को संभालने के लिए एक एडहॉक अरेंजमेंट मतलब विशेष व्यवस्था बनाई या की। आई होप समझ में आया हो। इसका जैसे आप कह सकते हो टेम्पररी, एंटरिम, अंतरिम भी बोलते हो, इससे मिलता जुलता शब्द हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज
कोइफर, COIFFEUR, कोइफर एक नाउन वर्ड है। इसका अर्थ होता है पुरुष हेयर ड्रेसर, बाल संवारने वाला विशेषज्ञ। मतलब जो हेयर ड्रेसर है उनको आप फॉरेन एक्सप्रेशन में, फॉरेन वर्ड में कोइफर बोलते हो, ठीक है। अ पर्सन हु कट्स, स्टाइल्स और अरेंजेस हेयर प्रोफेशनली, हेयर ड्रेसर बोलते हो, हेयर स्टाइलिस्ट बोलते हो, और बहुत सिंपल वर्ड में कहते हो बार्बर इन सम कॉन्टेक्स्ट। फाइन। तो देखिए ये जो वर्ड है ना, ये फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है ऐसे प्रोफेशनल व्यक्ति से जो बाल को, जो हेयर को ड्रेस करता है, हेयर को स्टाइल देता है, ठीक है। और मॉडर्न इंग्लिश में यह शब्द जो है, यह वर्ड ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन इसकी जगह हम यूज करते हैं हेयर ड्रेसर और हेयर स्टाइलिस्ट। फाइन। तो कॉइफर का आई होप आपको समझ में आया हो। एग्जाम्पल देखते हैं। शी हायर्ड अ कॉइफर फॉर द वेडिंग, शादी के लिए उसने एक हेयर स्टाइलिस्ट कॉइफर को बुलाया। नेक्स्ट वन इज एलीबाई। एलीबाई, एलीबाई आप बहुत सारी मूवीज में सुने होंगे ये शब्द। एलीबाई जो होता है ये नाउन वर्ड है, और एलीबाई का अर्थ होता है अपराध के समय किसी अन्य स्थान पर होने का जो प्रूफ होता है, होने का जो प्रमाण होता है, उसे हम एलीबाई बोलते हैं, ठीक है। एविडेंस दैट समवन वाज इन अनदर प्लेस व्हेन एन इवेंट हैपेंड, जैसे कि मान लो कहीं पे मर्डर हुआ, ठीक है, आपके घर पे मर्डर हुआ, जस्ट इमेजिन, और आपने बोला कि मैं तो वहां था नहीं, तो आपसे पुलिस जो जो आपसे पुलिस वाले पूछेंगे कि ठीक है आप यहाँ थे नहीं तो कहाँ थे, तो आप कोई जगह का नाम बताओगे, तो आपसे पूछा जाएगा क्या कोई आपका अलीबाई है। अलीबाई मतलब कि कोई ऐसा प्रूफ है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये प्रमाण दे सकता है, ये बता सकता है कि आप उसके साथ थे, तो उसको आप अलीबाई बोलोगे। फाइन। एग्जाम्पल, ही हैड अ स्ट्रॉन्ग एलिबाई फॉर द टाइम ऑफ द इंसिडेंट, उसके पास इंसिडेंट के समय का मजबूत प्रमाण था, मतलब एलिबाई था। आई होप समझ में आया हो। एविडेंस होता है या प्रूफ होता है जो दिखता है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध या किसी घटना या किसी क्राइम के समय किसी दूसरे स्थान पर था, तो उसको हम एलिबाई कहते हैं। जो प्रूफ है उसको हम एलिबाई कहते हैं। नेक्स्ट वन इज बोनोमी। बोनोमी, ठीक है। बोनोमी जो वर्ड है ये नाउन है, और इसका अर्थ होता है मिलनसारिता, सौहार्दपूर्ण मित्रता। मतलब क्या हुआ कि जब लोगों के बीच जो कॉर्डियलिटी होती है, फ्रेंड मित्रता, जिसको मतलब कि फ्रेंडली नेचर और मिलनसार बिहेवियर, वार्म बिहेवियर जो होता है, उससे है इसका मतलब इसका अर्थ वो है अ फ्रेंडली एंड चीयरफुल रिलेशनशिप अमंग पीपल। तो उसको आप क्या बोलते हो इस वर्ड को? बोनोमी, बोनोमी, ठीक है। मतलब देयर वॉज अ, जैसे एग्जाम्पल में है, देयर वॉज अ ग्रेट बोनोमी अमंग एवरीवन इन द मीटिंग, देयर वॉज अ ग्रेट बोनोमी अमंग एवरीवन इन द मीटिंग। तो मीटिंग में जो है, बैठक में सभी के बीच अच्छा मिलनसारिता वाला बिहेवियर था, मतलब कि फ्रेंडली नेचर था सबके बीच। फाइन। नेक्स्ट वन इज, अच्छा इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाए, जैसे कहते हैं ना कॉर्डियल नेचर होता है, और फ्रेंडलीनेस होता है, एक फ्रेंडली नेचर होता है, गुडविल होता है, कंपेनियनशिप, ये भी एक इसका सिनोनिम हो सकता है, किसका? बोनोमी का। फाइन। नेक्स्ट इज सरका। सरका, CIRC है। सरका एज अ प्रीपोजिशन और एज अ एडवर्ब दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं। सरका का अर्थ होता है लगभग या उसके आसपास, विशेषकर ये टाइम को लेकर, समय के लिए यूज होता है। जैसे कि मैं बताती हूँ, पहले तो इसका इंग्लिश मीनिंग समझते हैं। यूज टू शो दैट अ डेट और टाइम इज अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट। तो सरका का प्रयोग जैसे डेट हो गया, कोई ईयर हो गया, कोई काल पीरियड हो गया, कोई टाइम के बारे में तब किया जाता है जब आपके पास करेक्ट एकदम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ना हो, केवल एक अप्रोक्सीमेट समय बताया जा रहा हो, अप्रोक्सीमेट टाइम बताया जा रहा हो, तो वहां पर हम उसके पहले, टाइम के पहले सरका लगा देते हैं, ठीक है। तो यह शब्द जो जनरली आपको हिस्ट्री में या पुरातत्व या अकादमिक लेखन में मिलेगा। फाइन। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, दिस स्टैचू डेट्स फ्रॉम circa 500 BCE। मतलब क्या हुआ कि ये जो इसका जो स्टैचू, जो ये मूर्ति है, उसका जो डेट है, ये करीबन करीबन मतलब एग्जैक्ट नहीं, करीबन अप्रोक्सीमेट 500 BCE। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 500 BC एक टाइम दिया गया है, एक पीरियड है, लेकिन ये क्या है, सर्कल लगाने के बाद ये हो गया अप्रोक्सीमेट, मतलब उसके आसपास का। फाइन, आई होप समझ में आया हो। सो हमारा अगला वर्ड है मैटिनी। मैटिनी आपने सुना होगा ना, मैटिनी शो,
है ना। तो वही है मैटनी। मैटनी एक नाउन वर्ड है और मैटनी का अर्थ होता है दिन के समय वाला शो, विशेषकर दोपहर, जो दोपहर 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है ना वहाँ पर। तो अ मूवी या कोई प्ले या कोई परफॉर्मेंस हेल्ड इन द आफ्टरनून, तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, मैटनी परफॉर्मेंस, मैटनी प्ले है, मैटनी मूवी, मैटनी शो है। ठीक है, तो मैटनी किसी मूवी, किसी प्ले या किसी परफॉर्मेंस के उस शो को कहते हैं जो दिन में विशेषकर दोपहर आफ्टरनून के समय आयोजित किया जाता है। तो पहले जो है ना सिनेमास थिएटर में मैटिनी शो बहुत लोकप्रिय हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। फाइन एग्जाम्पल, वी वॉच्ड अ मैटिनी ऑन संडे, वी वॉच्ड अ मैटिनी ऑन संडे। तो मैटिनी जैसे ही हमने बोला, इसका क्या हुआ कि हमने रविवार को दोपहर का शो देखा था, मतलब हमने देखा था। ठीक है, तो दो जैसे ही मैटनी बोला मतलब कि दोपहर का शो, ऑटोमेटिक सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट इज एलमनाई। एलमनाई, ठीक है, एलमनाई भी बोलते हैं, एलमनाई भी बोलते हैं, ALUMNI। एलमनाई किसे बोलते हैं पहले ये समझते हैं। ये नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है। किसी विद्यालय, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के जो पूर्व छात्र होते हैं पहले के, अभी वो पढ़ नहीं रहे हैं, उन्होंने पढ़ाई करके अपना कंप्लीट करके छोड़ के कहीं और वो कुछ भी कर रहे हो, तो वो पूर्व छात्र जो हैं उनको हम एलुमनाई बोलते हैं। फाइन, तो एलुमनाई देखो, एलुमनाई जो है प्लूरल नाउन है। एल्युमिनस, एल्युमिनस जो होता है ALUMNUS, ये एक पूर्व छात्र की बात होती है, वो सिंगुलर है, लेकिन ये एलुमनाई जो है ये प्लूरल है। तो पीपल हु स्टडीड एट अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन द पास्ट, तो उन पूर्व छात्रों, उन फॉर्मर स्टूडेंट को कहा जाता है जिन्होंने किसी स्कूल, किसी विद्यालय, किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की हो और अब वहाँ के छात्र न हो। यह शब्द जो है अक्सर आप सुनते होंगे, एलुमनाई मीट, एलुमनाई एसोसिएशन के कॉन्टेक्स्ट में जनरली ये यूज होता है। फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं। द एलुमनाई अटेंडेड द एनुअल गैदरिंग, द एलुमनाई अटेंडेड द एनुअल गैदरिंग, पूर्व छात्र वार्षिक समारोह में शामिल हुए, एनुअल गैदरिंग में पार्टिसिपेट किए, अटेंड किए। नेक्स्ट इज कनाड। कनाड, ठीक है, कनाड नाउन वर्ड है और इसका अर्थ होता है झूठी अफवाह या भ्रामक कहानी, झूठी अ फॉल्स स्टोरी और र्यूमर दैट मेनी पीपल बिलीव। तो कनाड ऐसी झूठी खबर, ऐसी फॉल्स रिपोर्ट, ऐसी मिसलीडिंग स्टोरी, ऐसे र्यूमर को कहते हैं जिससे लोग सच मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में इन रियलिटी उसका कोई भी ठोस आधार ना हो, कोई प्रूफ ना हो, एग्जैक्ट जो होता है ना प्रूफ्ड है, ऐसा कुछ ना हो। यह जो वर्ड है अक्सर मीडिया, पॉलिटिक्स और पब्लिक जो डिस्कशन होते हैं ना उसमें यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है कनाड, झूठी अफवाह या भ्रामक कहानी। ठीक है, तो जैसे मान लो हमें बोलना है कि ये केवल झूठी अफवाह थी, तो हम कैसे बोलेंगे, इट वॉज अ कनाड। ठीक है, मीडिया ने उस भ्रामक कहानी को नकार दिया, तो कैसे बोलेंगे, द मीडिया रिजेक्टेड द कनाड। फाइन, यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है, द रिपोर्ट लेटर टर्न्ड आउट टू बी अ कनाड, मतलब कि यह वह खबर जो है बाद में झूठी अफवाह निकली, मतलब एक र्यूमर निकली। फाइन, सो कनाड का अर्थ समझ में आया, कोई भी ऐसी स्टोरी, ऐसी कहानी जो अफवाह हो, झूठी अफवाह हो, जिसे लोग कुछ समय के लिए मान लें। नेक्स्ट इज डिटेन्यू। डिटेन्यू, DETENU, डिटेन्यू नाउन वर्ड है जिसका अर्थ होता है, हिंदी में शब्द अगर समझें तो निरुद्ध व्यक्ति। अब निरुद्ध व्यक्ति खुद में भारी भरकम शब्द है, देखिए डिटेन्यू मतलब जो व्यक्ति हिरासत में रखा गया हो, ठीक है, तो उसे हम डिटेन्यू बोलते हैं। अच्छा, इसी का वर्ड है एक डिटेंशन। डिटेंशन मतलब क्या होता है, हिरासत, हिरासत, डिटेंशन, डिटेन करना, डिटेन मतलब हिरासत में रखना, हिरासत में रखना, डिटेन किया गया है, हिरासत में रखा गया है। तो डिटेन्यू उसी वर्ड फैमिली का है। डिटेन्यू निरुद्ध व्यक्ति, हिरासत में रखा गया व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को डिटेन्यू कहते हैं जिसे किसी कानूनी, किसी लीगल रीजन या किसी कभी कभी सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी पर्पस से उसे हिरासत में, कस्टडी में रखा जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो, जैसे कभी कभी मैंने बोला ना कि सिक्योरिटी पर्पस से भी रखा जाता है, जैसे कोई आपका कहते हैं ना कि कोई आपका विटनेस हो तो उसको कस्टडी सिक्योरिटी पर्पस से रखा जाता है, तो उसे भी हम डिटेन्यू बोलेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में अ पर्सन हु इज केप्ट इन ऑफिशियल कस्टडी, तो वो क्या होगा, डिटेन्यू होगा। एग्जाम्पल, द पुलिस डिटेन्ड अ डिटेन्यू, द पुलिस डिटेन्ड अ डिटेन्यू, मतलब क्या हुआ कि जो पुलिस ने हिरासत में व्यक्ति को रखा। यहाँ पे दोनों वर्ड फैमिली के दोनों शब्द डिटेन्ड और डिटेन्यू यूज हो गए हैं। नेक्स्ट इज
अल्मा मैटर, अल्मा मैटर। अच्छा, अभी हमने एलुमनाई पढ़ा था। एलुमनाई मतलब क्या हो गया? पूर्व छात्र किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल के। ये अल्मा मैटर जो होता है, ये वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो पूर्व शिक्षण संस्था मतलब क्या हुआ? द स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी वेयर अ पर्सन स्टडीड। समझ आया? मतलब कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो स्कूल, वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज जहाँ किसी व्यक्ति ने शिक्षा प्राप्त की हो। पहले लोग अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को अपना अल्मा मैटर बोलते हैं, पूर्व शिक्षण संस्था। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ही डोनेटेड टू हिज अल्मा मैटर, उसने अपने पूर्व कॉलेज को दान दिया। जैसे अपने बोलना हो कि उसने अपने पूर्व विश्वविद्यालय को विजिट किया, तो कैसे बोलेंगे? शी विजिटेड हर अल्मा मैटर। ठीक है, कई जो पूर्व छात्र अपने संस्थान लौटे, तो कैसे बोलेंगे? यहाँ पर हम दोनों वर्ड यूज कर लेते हैं, एलुमनाई को भी और अल्मा मैटर को भी। तो कई पूर्व छात्र अपने संस्थान लौटे, तो मेनी एलुमनाई मतलब पूर्व छात्र रिटर्न टू देयर पूर्व संस्थान अल्मा मैटर। ठीक है, तो मेनी एलुमनाई रिटर्न टू देयर अल्मा मैटर। इस तरह से हम यूज करेंगे। हमेशा वर्ड को अपने वाक्यों में डाल के यूज कीजिए, याद रहेगा। नेक्स्ट वन इज अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा एंड ओमेगा नाउन फ्रेज है और इसका अर्थ होता है आदि और अंत, या कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण भाग के कॉन्टेक्स्ट में भी। फाइन, या सब कुछ भी बोल सकते हैं, सब कुछ। जैसे अल्फा खुद में मतलब होता है शुरुआत या प्रथम। ठीक है, ओमेगा मतलब अंत और अंतिम, तो शुरुआत से लेके अंतिम। ठीक है, बिगनिंग एंड एंड, ये भी आप बोल सकते हो नॉर्मली इंग्लिश में। ठीक है, तो अल्फा एंड ओमेगा एक ऐसे एक्सप्रेशन है जिसका अर्थ होता है किसी चीज का आरंभ और अंत, मतलब बिगनिंग एंड एंड। तो यह जो है व्यक्ति, वस्तु जो किसी भी सब्जेक्ट्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, वहां पर भी हम उसको यूज कर सकते हैं। और ये जो है जनरली ग्रीक फ्रेज है। ठीक है, तो बिगनिंग एंड एंड, द होल थिंग भी बोल सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी बोल सकते हो, एवरीथिंग भी बोल सकते हो। ये सारे सिनोनिम्स है, एग्जाम में आपको ऑप्शंस में दिया जा सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। हार्ड वर्क इज द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ सक्सेस, मतलब मेहनत जो है सफलता का मूल आधार है। मतलब कि हार्ड वर्क ही जो है बेस है किसी चीज का। अगर हमें बोलना हो कि शिक्षा उसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, तो कैसे बोलेंगे? एजुकेशन इज द अल्फा एंड ओमेगा फॉर हिम। फाइन, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको पसंद आए तो, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।